हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इकरा फिजिक्स में। आज हम तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि अगर मेरे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो हेमिस्फीयर है तो उसकी वजह से उस हेमिस्फीयर के सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि अगर मेरे पास यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन डिस्क है तो उसकी वजह से उसकी एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। और एट लास्ट हम उसी कॉन्सेप्ट से निकल के एक और कॉन्सेप्ट हम डेवलप करेंगे जिसका नाम है लार्ज शीट। इनफाइनाइटली लार्ज शीट अगर मेरे पास है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से हम निकालेंगे। ओके, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का हमारा खूबसूरत सा लेक्चर विद आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो हेमिस्फीयर। कि मेरे पास क्या है कि एक हॉलो हेमिस्फीयर है कुछ इस तरीके से। बेसिकली हॉलो कहने का मतलब क्या है कि जो चार्ज है वो सरफेस के ऊपर है। जो भी चार्ज मेरे पास है वो सरफेस के ऊपर है। और लेट्स से अगर मेरे पास जो चार्ज है वो सरफेस के ऊपर है तो क्या मैं इसके लिए सिग्मा डिफाइन कर सकता हूं या नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकते हैं। और सिग्मा को मैं क्या लिख सकता हूं कि अगर मेरे पास टोटल चार्ज Q है और इस हेमिस्फीयर की जो रेडियस है वो अगर R है तो क्या मैं सिग्मा को Q बाय 2 पाई R² लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या है कि इस पूरे हॉलो हेमिस्फीयर के ऊपर, इसके सरफेस के ऊपर मेरे पास यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ये जो इसका सेंटर है O पॉइंट, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, हमसे सवाल में ये बात पूछी है। तो याद करो, हॉलो हेमिस्फीयर जब हम सेंटर ऑफ मास के अंदर डिस्कस करते हैं तो उसके अंदर एलिमेंट किस तरीके से मानते हैं। तो एलिमेंट मानने का तरीका हॉलो हेमिस्फीयर के अंदर बिल्कुल सिंपल सा है। क्या करो, यहां से थीटा एंगल पे जाके डी थीटा थिकनेस की एक छोटी सी रिंग मान लो। क्या मानो? रिंग मानो। ये है डी थीटा और ये है थीटा। अच्छा, अगर कभी कंफ्यूजन हो जाए कि एलिमेंट किस तरीके से मानना है तो हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि किस शेप के रिपीटेटिव कॉम्बिनेशन से ये पूरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो अगर आप गौर से देखो कि तो सबसे नीचे जो है वो एक रिंग है और इस रिंग की रेडियस है कैपिटल R। जैसे जैसे ऊपर जा रहा हूं इस रिंग की रेडियस कम होती जा रही है। अगर मैं इन कम होती हुई रिंग्स को एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखूं तो क्या मेरे पास ये हॉलो हेमिस्फीयर बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। तो हमारा जो एलिमेंट रहेगा वो एक रिंग रहेगा। तो मैंने क्या किया, किसी भी थीटा पे जाके आर डी थीटा थिकनेस की एक रिंग मान ली। अब रिंग हमने मान ली और क्योंकि ये जो थिकनेस है ये बहुत कम है, बहुत छोटी सी है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि मेरे पास तो भैया सिर्फ एक रिंग है और रिंग की वजह से इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बात समझ आई कि ये क्या हुआ। अब इस पूरे स्फीयर को भूल जाओ। मेरे पास जो सिंप्लीफाइड चीज निकल के आई वो ये निकल के आई कि एक रिंग है, इससे कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे जाके कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो क्या मैं ये बता सकता हूं क्या? बिल्कुल बता सकते हैं। उससे पहले थोड़ी चीजें सिंप्लीफाई कर ले। सबसे पहली बात, इस रिंग के ऊपर चार्ज कितना होगा। लेट्स से ये जो हमने पतली सी रिंग मानी, इसके ऊपर जो छोटा सा चार्ज है वो है dq। अब इस dq को हम कैसे लिखेंगे? अब dq को लिखने का तरीका क्या है कि सबसे पहली बात, इस रिंग को, जैसे ये पूरी रिंग है ये इस तरीके से, तो इस रिंग को खोल लो। जैसे ही खोलोगे तो आपके सामने एक रेक्टेंगल आएगा। यस और नो? अरे भैया
अगर मेरे पास ये कुछ इस तरीके से रिंग है, फॉर एग्जांपल ये किसी ऐसे मटेरियल की बनी हुई है जो खुल सकता है, जो एक्सपेंड हो सकता है, अगर मैं इसको खोलूंगा तो टूट जाएगा, है ना। तो इसको खोल के जब मैं स्ट्रेट कर दूंगा तो क्या ये एक तरीके से रेक्टेंगल बन जाएगा, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू उसकी हाइट या फिर ब्रेड्थ, यस और नो। तो इसकी लेंथ कितनी बनेगी, लेंथ तो मेरे पास बनेगी 2πr, तो इसकी लेंथ हो जाएगी 2πr और इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी r d थीटा। तो अगर मुझे ये इसके ऊपर छोटा सा चार्ज लिखना है तो क्या ये छोटा सा चार्ज सिग्मा इनटू इसका एरिया छोटा सा होगा, यस और नो, बिल्कुल सही बात। तो dq की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, सिग्मा, इसका एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ मेरे पास हो जाएगी 2π इनटू ये रेडियस। अब सवाल उठता है कि ये रेडियस कितनी है, तो देखो भैया ये r है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा ये होगा r cos थीटा, और यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा ये होगा r sin थीटा। तो ये जो रेडियस मेरे पास आएगी इस रिंग की वो होगी कितनी, r cos थीटा। तो ये हो जाएगी 2π r cos थीटा ये तो हुई, मैंने क्या लिखा, लेंथ, और इसकी ब्रेड्थ कितनी है r इंटू डी थीटा, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर इंटू डी थीटा। ये मेरे पास इस रिंग के ऊपर छोटा सा चार्ज हुआ। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि इसके ऊपर जो चार्ज है वो है dq। अब चार्ज लिखने में आ गया। अब इस रिंग की वजह से इसकी एक्सिस से कितना डिस्टेंस दूर, ये जो डिस्टेंस है ये है r sin थीटा। तो r sin थीटा डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है जिसके ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है। तो मुझे ये बात पता है कि अगर मेरे पास रिंग कुछ इस तरीके से है तो कोई पॉइंट अगर यहां पे है तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, इस रिंग की वजह से इस पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, लेट्स से उस छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने डीई बोला और उसका डायरेक्शन होगा अवे फ्रॉम द रिंग। क्यों अवे फ्रॉम द रिंग, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज रिंग मेरे पास है। अगर यही रिंग मेरे पास नेगेटिवली चार्ज होती या फिर अगर ये हेमिस्फीयर मेरे पास नेगेटिवली चार्ज होता तो इस पॉइंट पे इस रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती वो अपवर्ड्स आती। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू, ठीक है सर। अब क्या मैं इस छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। एक रिंग की वजह से x डिस्टेंस दूर जाके इलेक्ट्रिक फील्ड होती है kqx डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। अब वो जो q था, वो जो x था, उसको रिप्लेस करते हैं इस सिचुएशन के अंदर। तो यहां पे मेरे पास dE की वैल्यू कितनी होगी, k Q क्या होता था, इस रिंग के ऊपर टोटल चार्ज, यहां पे कितना है dq। x क्या होता था, इसके सेंटर से कितनी दूर जाके मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो यहां पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r sin थीटा kqx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। यहां पे x कितना है, r sin थीटा, तो r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर, अच्छा सॉरी, यहां पे जो इस रिंग की रेडियस निकल के आई वो आई r cos थीटा। तो kqx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो r की वैल्यू कितनी है, r cos थीटा, तो ये बनेगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इसकी पावर 3/2। चलिए अब यहां से r स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और यहां पे अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहां पे नीचे तो बचेगा r क्यूब, यस और नो, बिल्कुल सही बात। k r साइन थीटा dq को मैं क्या लिख सकता हूं, सिग्मा इंटू 2πr स्क्वायर, सिग्मा इंटू 2πr स्क्वायर कॉस थीटा और डी थीटा, यस और नो, बिल्कुल सही बात। अब ये r स्क्वायर तो r क्यूब बचेगा और ये बनेगा r क्यूब से r क्यूब चला जाएगा।
तो DE जो मेरे पास निकल के आया वो निकल के आया K सिग्मा पाई, K हो गया सिग्मा हो गया पाई, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बनेगा साइन 2 थीटा डी थीटा। ये तो आई मेरे पास एक छोटे से एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मुझे इस पूरे हेमिस्फेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो ऐसे छोटे छोटी रिंग मानो, मतलब एलिमेंटल रिंग मानो, और उन सब की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड करते जाओ। जो भी एलिमेंट मैं मानूंगा उसकी वजह से इस पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसका डायरेक्शन सेम ही रहेगा। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ इनको एल्जेब्रिकली ऐड करना है, और छोटे छोटे एलिमेंट को एल्जेब्रिकली ऐड करना मतलब इंटीग्रेशन करना। तो मैं अगर मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो वो कितनी हो जाएगी, यहां से आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ DE। अब सबसे पहला जो एलिमेंट मानूंगा वो कहां पे मानूंगा, थीटा इक्वल्स टू 0 के ऊपर। यस और नो? क्यों? क्योंकि मैं थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूं। तो थीटा इक्वल्स टू 0 से लेके लास्ट एलिमेंट जो मानूंगा वो मानूंगा पाई के ऊपर। यस और नो? नहीं, अरे पाई के ऊपर कैसे मानोगे? थीटा इक्वल्स टू 0 से थीटा इक्वल्स टू 0 पे ये पूरी जो नीचे वाला सर्कल है ये पूरा कवर हो गया। अब जैसे जैसे ऊपर बढ़ता जाऊंगा ये पूरा सर्कल कवर होता जा रहा है, इस तरफ वाला भी और इस तरफ वाला, मतलब इस तरफ वाला एरिया भी और इस तरफ वाला एरिया भी कवर होता हुआ जा रहा है। तो जो आप एलिमेंट लोगे, जो आप लिमिट लोगे वो 0 से लेके π/2 तक लोगे। क्यों? क्योंकि π/2 पे जैसे ही पहुंचोगे ये ऊपर वाली छोटी सी जो रिंग बनेगी ये भी कवर हो जाएगी। यस और नो? बिल्कुल सही बात। तो यहां पे जो एलिमेंट हम मानेंगे वो मानेंगे 0 से लेके π/2। चलिए, तो K को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/4πε0 सिग्मा इनटू पाई। साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन होता है -cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। कुछ मिस्टेक तो नहीं की हमने? बिल्कुल सही चल रहा है। तो ये हो जाएगा -cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, 0 से लेके π/2। तो देखो ये एक पाई से एक पाई गया, सिग्मा बाय 4ε0, ये माइनस को बाहर ले लो, अंदर बचेगा, अच्छा ये एक 2 भी बाहर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 8। कुछ रहा तो नहीं, चलो यहां बनेगा 8। ठीक है, अब cos 2 थीटा की अपर वैल्यू है π/2, तो π/2 जब मैं पुट करूंगा तो ये बनेगा cos पाई। cos 180 डिग्री क्या होता है, cos 0 के बराबर, और नेगेटिव आएगा विच इज -1, माइनस cos 0 होता है 1, तो ये आ जाएगा 1। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहां पे 2 आएगा, यहां पे 4 बचेगा। तो ओवरऑल मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी सिग्मा बाय 4ε0। मतलब कि एक हेमिस्फेयर की वजह से, हॉलो हेमिस्फेयर की वजह से जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, इसके सेंटर के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है उसका मैग्नीट्यूड होता है सिग्मा बाय 4ε0। और अगर ये मेरे पास चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है ये पॉजिटिव है तो इस डायरेक्शन में, और अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड नेगेटिव है तो इस डायरेक्शन में मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगी। आई होप दिस होल कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन डिस्क। थिन डिस्क का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास जो डिस्क है वो बहुत पतली है, उसकी जो थिकनेस है वो बहुत पतली है, और मुझे क्या करना है कि इस डिस्क के सेंटर से x डिस्टेंस दूर जाकर, इस डिस्क के सेंटर से x डिस्टेंस दूर जाकर कोई एक पॉइंट है P, इसके ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो सिंपल सा फंडा, मैं क्या करूंगा, जस्ट अ सेकेंड, यस। तो अब अगर आपको याद हो तो कहां पे याद होगा, जब हम निकालते थे, क्या निकालते थे, ग्रेविटेशन के अंदर एक डिस्क की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड अगर आपने निकालना सीखा हो तो डिस्क के लिए जो एलिमेंट हम मानते हैं वो मानते हैं एक रिंग को। सर कैसे पता पड़ा? गौर से देखो
कि मैं ऐसा कौन सा शेप यूज करूं जिसके रिपीटेटिव कॉम्बिनेशन से ये पूरी डिस्क बन जाए। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे छोटी सी डिस्क बनाऊं, फिर इसके ऊपर एक और छोटी सी डिस्क बनाऊं, इसके ऊपर एक और छोटी सी डिस्क बनाऊं, इसके ऊपर एक और छोटी सी डिस्क बनाऊं, ऐसे मैं इस डिस्क की रेडियस को बढ़ाता जाऊं और इन सब को एक साथ रख लूं, तो क्या मेरे पास ये पूरी डिस्क बन जाएगी? बिल्कुल बन जाएगी। तो अगर मेरे पास डिस्क पिक्चर में आई है तो मेरा जो एलिमेंट होगा वो एक रिंग होगा। अच्छा, और क्या क्या बातें दे रखी है? मुझे ये बातें दे रखी है कि ये जो डिस्क है, इस डिस्क का सिग्मा सिग्मा है और इसकी रेडियस है कैपिटल आर। ये बातें मुझे कॉन्सेप्ट के अंदर, सवाल के अंदर दे रखी है। अब एलिमेंट मानने की बारी आई तो मैं क्या करूंगा, यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर जाके dr थिकनेस की एक पतली सी रिंग मान लूंगा। क्या माना कि r डिस्टेंस पे जाके dr थिकनेस की एक पतली सी रिंग मैंने मान ली। इससे क्या होगा, अब देखो, अब इस पूरी डिस्क को भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ इस रिंग को देखो। इस रिंग की वजह से x डिस्टेंस पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना क्या हमको आता है? क्या बिल्कुल आता है। तो अब कुछ नहीं करना, एलिमेंट जो हमने माना है इसके ऊपर चार्ज लेट से मैंने बोला dq। तो क्या मैं इस dq को लिख सकता हूं? क्या बिल्कुल लिख सकते हैं। dq मेरे पास कितना हो जाएगा? dq मेरे पास होगा सिग्मा इनटू इस रिंग का एरिया। सिग्मा तो ये लो भैया, सिग्मा हमने लिख दिया। इस रिंग का एरिया, इस रिंग को इस रिंग को अगर आप खोलोगे तो एक रेक्टेंगल बनेगा। रेक्टेंगल की लेंथ होगी रेक्टेंगल की लेंथ होगी पाई आर स्क्वायर, और इस रेक्टेंगल की जो विड्थ होगी वो होगी डी आर। तो ये लो भैया, हमने डी क्यू भी लिख दिया, विच इज सिग्मा इन, नहीं यार, लेंथ पाई आर स्क्वायर कैसे होगी? लेंथ तो 2 पाई आर होगी ना, इसका पेरीमीटर के बराबर 2 पाई आर डी आर। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। अरे भैया, इसको खोलोगे तो इसकी लेंथ इसके पेरीमीटर के बराबर होगी। पेरीमीटर कितना है? 2 पाई आर, और इसकी विड्थ कितनी है? डी आर। तो डी क्यू की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। अब इस रिंग की वजह से एक्स पॉइंट, मतलब एक्स डिस्टेंस दूर जाके जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसका डायरेक्शन मुझे पता है कि उसका डायरेक्शन होगा ये, और ये DE क्या हम लिख सकते हैं? क्या बिल्कुल लिख सकते हैं। कितना होगा DE? DE होगा KQX डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। यहां पे Q क्या होगा? इस रिंग के ऊपर चार्ज कितना है? DQ। तो K DQ, X कितना है? X तो X ही है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहां पे आर क्या है? स्मॉल आर, प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये मेरे पास इस छोटी से रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आई। इस DQ को एक बार रिप्लेस करके देखते हैं क्या सिचुएशन बन रही है। तो K DQ को मैंने लिखा सिग्मा इंटू 2 पाई आर, ये x और ये dr वापस हमने लिख दिया, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये तो हुई एक रिंग की वजह से जो कि आर रेडियस की है। अब ऐसी बहुत सारी रिंग हम मानेंगे, और जो सबसे पहला एलिमेंट हम मानेंगे वो मानेंगे r इक्वल्स टू 0 पे, और जो लास्ट एलिमेंट मानेंगे वो मानेंगे r इक्वल्स टू कैपिटल R पे। तो अगर मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, सबकी वजह से इसी डायरेक्शन में होगी, तो सिंपली मैं इंटीग्रेट कर सकता हूं। इंटीग्रेशन के अंदर क्या क्या बाहर आ जाएगा? K बाहर, सिग्मा बाहर, 2 पाई x बाहर, यस और नो। इंटीग्रेशन ऑफ, या फिर 2 को अंदर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ 2r dr डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2।
यस और नो? बिल्कुल सही बात। आपके मन में ये ख्याल आ रहा हो कि सर ये x को बाहर क्यों लिया, क्योंकि ये जो x है बेटा ये तो कांस्टेंट है ना। हमने ये बात बोली है कि इसके सेंटर से x डिस्टेंस दूर जाके आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो जब हमने ये बात बोल दी है कि x डिस्टेंस दूर जाकर ही बतानी है, तो क्या ये x हमारे पास कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट हमारे पास इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। अब अगर आप गौर से देखो तो ये कहीं ना कहीं देखा हुआ लग रहा है। याद करो, कहां याद करोगे? जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग निकाला था तब भी ऐसा कुछ सिनेरियो आया था, तब मैंने आपको इसका इंटीग्रेशन करना सिखाया था। चलिए वापस कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को हमने क्या मान लिया, टी स्क्वायर मान लिया। दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो, 2x dx, सॉरी x तो मेरे पास कांस्टेंट है तो इसका तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। 2r dr इट इज इक्वल्स टू 2t dt। इससे ये गया तो r dr की जगह तो मैं t dt लिख सकता हूं, और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जगह लिख सकता हूं टी स्क्वायर। तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है तो ये कितनी हो जाएगी, k सिग्मा पाई x इंटीग्रेशन ऑफ 2r dr। तो 2r dr की जगह 2t dt लिखेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा t dt डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जगह लिखूंगा टी स्क्वायर, तो यहां बनेगा टी क्यूब। तो ओवरऑल मेरे पास क्या बना, 2k सिग्मा पाई x इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। अब बात को जरा गौर से समझो कि हमने पहले लिमिट लिखी x इक्वल्स टू सॉरी स्मॉल r इक्वल्स टू 0 से लेके कैपिटल R तक। क्यों? क्योंकि हम स्मॉल r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे, लेकिन अब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं dt के रिस्पेक्ट में, तो मुझे जो लिमिट लिखनी पड़ेगी वो t की लिखनी पड़ेगी। तो अगर आप गौर से देखो कि जब मैं r की वैल्यू 0 पुट करता हूं, स्मॉल r इक्वल्स टू 0, तो यहां पे t की वैल्यू हो जाएगी x। यस और नो? बिल्कुल सही बात। और जब r की वैल्यू कैपिटल R पुट करता हूं तो t की वैल्यू हो जाएगी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अपर लिमिट मेरे पास इस केस में स्मॉल x से लेके रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर होगी। तो यहां पे कितनी हो जाएगी, x से लेके रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। चलिए इसको नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास कितनी आई है, 2k सिग्मा पाई x, ये ना 2k सिग्मा पाई x इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। लिमिट कहां से कहां तक, x से लेके रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यही है, रूट ऑफ x से लेके रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है भैया। अब 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये हो जाएगा 2k सिग्मा पाई x। 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है, t की पावर -2, -2 प्लस 1 विल बी -1, तो 1/t एंड यहां पे एक माइनस बाहर आ जाएगा, x से लेके रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, -2k सिग्मा पाई x। अपर लिमिट पुट करो, 1/रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 1/x। यस और नो? बिल्कुल सही बात। अब क्या करो, यहां से x कॉमन ले लो और माइनस को अंदर ले जाओ। x कॉमन लोगे तो इस x से ये x कट जाएगा, ये बनेगा 2k सिग्मा पाई, ये माइनस गया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और x कॉमन आ गया तो ये माइनस हो जाएगा, 1 माइनस यहां पे बचेगा x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यस और नो? बिल्कुल सही बात। अब क्या मैं यहां पे k को लिख सकता हूं, क्या लिख सकते हैं k को, k को लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये पाई से ये पाई गया
और ये 2 से ये 2 गया, तो यहां बचा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दिस वुड बी द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर आप गौर से देखो कि x डिवाइडेड बाय, अगर मैं यहां से एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूं, यहां से एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूं, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और अगर मैं इस एंगल को थीटा बोलता हूं, तो क्या x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को मैं कॉस थीटा लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो आई कैन राइट इट एज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। सो दिस वुड बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको याद होनी चाहिए। रिमेंबर, आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ठीक है, बात समझ आई कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। और कॉस थीटा को आप याद रख सकते हो कि किस तरीके से हम निकालते हैं कि जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वहां से एक लाइन जोड़ो, ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये तो एक्स है ही सही। तो इस तरीके से आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात को जरा गौर से समझो कि अगर मैं ये बात कहूं कि स्पेशल केस, फर्स्ट पहला स्पेशल केस क्या है कि अगर मेरे पास ये जो x डिस्टेंस है ये बहुत छोटा है एज कंपेयर टू कैपिटल R, x इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल R। ठीक है, तो x अगर बहुत छोटा है कैपिटल R से, तो यहां पे देखो क्या मैं इस x स्क्वायर को क्या कर सकता हूं, नेग्लेक्ट कर सकता हूं। अगर मैं इसको नेग्लेक्ट करता हूं तो यहां पे मेरे पास क्या बनेगा, x इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल R। ठीक है, तो यहां पे अगर तुम गौर से देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x बाय R। Yes or no? 1 minus x by x अगर काफी छोटा है R से, ठीक है, तो ये बनेगा मेरे पास सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स बाय R। अब अगर आप गौर से देखो तो अभी भी हमारे पास x जो है वो कैपिटल R से काफी छोटा है, तो क्या मैं इस पूरी टर्म को ही नेग्लेक्ट कर सकता हूं क्या? तो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल सही बात। तो अगर मेरे पास जो पॉइंट हमने लिया है वो बहुत पास में है, वो जो पॉइंट हमने लिया है वो बहुत पास में है डिस्क के, तो जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि अगर मेरे पास ये पॉइंट बहुत पास में आएगा तो ये जो थीटा होगा ये अप्रॉक्सीमेटली 90 के बहुत ज्यादा करीब होगा। यस और नो? और अगर ये 90 के बहुत ज्यादा करीब हुआ तो cos थीटा की जो वैल्यू होगी वो 0 के बहुत ज्यादा करीब होगी, तो हम उसको 1 के सामने नेग्लेक्ट कर सकते हैं इस फॉर्मूला के अंदर। किसके अंदर? इसके अंदर। तो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी चीज को समझने का एक और तरीका, कौन सा तरीका, कि अगर मेरे पास R की वैल्यू टेंड्स टू इनफाइनाइट है, मतलब जो हमने डिस्क ली है उसकी रेडियस बहुत ज्यादा है, तो ये केस बन जाता है इनफाइनाइट शीट का। हम ऐसा बोल देंगे कि ये जो रेडियस अगर मेरे पास काफी ज्यादा है तो इसी को हम बोलते हैं इनफाइनाइट शीट। एक पतली सी शीट है जो बहुत बड़ी है, जिसका डायमेंशंस बहुत ज्यादा है, तो ये हमारे पास बन जाएगी इनफाइनाइट शीट। अब अगर आप गौर से देखो, कहां गया
ये रहा कि अगर मेरे पास रेडियस बहुत 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 ज्यादा है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि ये जो एंगल बनेगा, मतलब ये जो x है ये बहुत छोटा है, यस और नो? कि अगर मेरे पास रेडियस बहुत ज्यादा है तो ये जो थीटा होगा ये भी बहुत ज्यादा होगा, और थीटा बहुत ज्यादा होगा तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि इस फॉर्मूले के अंदर जो थीटा होगा वो दैट विल बी क्लोज टू 90 डिग्री, और अगर थीटा मेरे पास क्लोज टू 90 डिग्री होगा तो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो अगेन मेरे पास कितनी आ जाएगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। थीटा बहुत बड़ा, कॉस थीटा 0 के करीब, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास आ जाएगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हमको ये बात याद रखनी है कि इनफाइनाइट थिन शीट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये बात हमको याद रखनी है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। बात समझ आई? किसी को कोई दिक्कत इसके अंदर? अब इन दोनों केसेस को जरा गौर से देखो, क्या इन दोनों का मतलब सेम ही है? क्या कह रहा हूं मैं कि पहले केस के लिए मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो x है, ये जो पॉइंट हमने लिया है, ये इस शीट के बहुत करीब है। तो अगर आप गौर से देखो कि अगर ये मेरे पास कोई एक बोर्ड है, इस बोर्ड के ऊपर एक मक्खी मैं यहां पे रख दूं, है ना, तो क्या इस मक्खी के लिए ये बोर्ड एज ए इनफाइनाइट बॉडी ट्रीट होगा, यस और नो? क्यों? क्योंकि इसके डायमेंशन के रिस्पेक्ट में, इससे इसके डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में जो इसका डायमेंशन है, बोर्ड का डायमेंशन है, वो बहुत ज्यादा है, यस और नो? तो इसीलिए ये जो बोर्ड होगा इस मक्खी के लिए एज ए इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा। तो दोनों का कहने का मतलब सेम ही है कि x को बहुत छोटा ले लो या इसकी रेडियस बहुत बढ़ा दो, हम कहना एक ही बात चाह रहे हैं कि जो डिस्टेंस हमने सेंटर से लिया है वो बहुत छोटा है एज कंपेयर टू डायमेंशंस ऑफ द डिस्क। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ठीक है भैया। अब कई बच्चों का, मतलब अक्सर 70 या 80% बच्चों का ये कंफ्यूजन रहता है, सर ये हमने फॉर्मूला याद कर लिया, आगे जाके अगर मेरे पास ये जो डिस्क है इसकी कुछ थिकनेस हुई, ये तो आपने पतली थिकनेस ली ना, अगर इसकी कुछ थिकनेस हुई तो क्या होगा? ये इनफाइनाइट है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट क्यों नहीं हो गई? सिग्मा को आप लिखोगे Q बाय A, सिग्मा को आप क्या लिखोगे? Q बाय A। तो अगर मेरे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है तो Q तो मेरे पास इनफाइनाइट ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो डिस्क है उसके डायमेंशंस इनफाइनाइट है, यस और नो? तो मेरे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट क्यों नहीं हो गई, यस और नो? तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात है, इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात है कि क्या बात है कि फिजिक्स के अंदर जो इनफाइनाइट टर्म है वो रिलेटिव टर्म है। कैसे? इस मक्खी के लिए ये जो बोर्ड है वो इनफाइनाइट की तरह ट्रीट होगा। अगर मैं यहां पे खड़ा हूं तो मेरे लिए तो इनफाइनाइट नहीं है, यस और नो? तो इनफाइनाइट इज अ रिलेटिव टर्म इन फिजिक्स, यस और नो? कि अगर मेरे पास इसके डायमेंशंस बहुत छोटे हैं तो इस बोर्ड के डायमेंशंस बहुत ज्यादा है, तो हम इस मक्खी के लिए इस बोर्ड को इनफाइनाइट बोल सकते हैं, मेरे लिए इस बोर्ड को इनफाइनाइट आप नहीं बोल सकते। बात समझ आई? तो उस सेंस में हम इनफाइनाइट बोलते हैं। तो भले ही इसके डायमेंशंस बहुत ज्यादा है लेकिन चार्ज तो लिमिटेड है, इसका एरिया तो लिमिटेड है, यस और नो? तो वो एज ए रिलेटिव टर्म हम यूज करते हैं कि इनफाइनाइट शीट हमारे पास है, यस और नो? ठीक है। और इसको आप इस बात से भी समझ सकते हो कि x मेरे पास बहुत छोटा है तब भी मेरे पास जो डायमेंशंस निकल के आते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आती है वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ही होती है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए। तो मोटी मोटी बात हमने क्या सीखी? हमने मोटी मोटी बात ये सीखी कि अगर मेरे पास एक डिस्क है, अगर मेरे पास एक डिस्क है, इसके सेंटर से x डिस्टेंस दूर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इस डायरेक्शन में होगी, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, या फिर इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे?
सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर मैं इसका एक स्पेशल केस लेता हूं, कौन सा स्पेशल केस, x की वैल्यू r से काफी छोटी है, तो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो आती है इफ x इज वेरी वेरी लेस देन r, या फिर इसी को कहने का एक तरीका और है कि r टेंडिंग टू इनफाइनाइट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आती है वो आती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये हमारे पास इनफाइनाइट थिन शीट का फॉर्मूला भी निकल के आता है, इनफाइनाइट थिन शीट का फॉर्मूला भी निकल के आता है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो अगर कोई मुझे ये बात बोल दे कि मेरे पास एक इनफाइनाइट थिन शीट है और जिसका जिसका एरियल चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो किसी भी पॉइंट के ऊपर, चाहे पॉइंट यहां पे लूं चाहे पॉइंट यहां पे लूं, इससे इसका डिस्टेंस मैटर ही नहीं करता है। कहीं पे भी डिस्टेंस का टर्म आया क्या, नहीं आया। इससे इसका डिस्टेंस और इससे इसका डिस्टेंस मैटर ही नहीं करता है। इस पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इस पॉइंट के ऊपर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर इस तरफ मैं पॉइंट लेता हूं तो इस पे इस डायरेक्शन में सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर ये नेगेटिवली चार्ज्ड है तो इस तरफ डायरेक्शन इधर, इस तरफ डायरेक्शन इधर और इस तरफ डायरेक्शन इधर। आई होप दीज ऑल थिंग्स आर क्लियर टू यू। ओके, चलिए, तो ये सारी बातें आई होप आपको क्लियर हुई होगी। अभी धीरे धीरे एक दो सवाल, जब लास्ट के जो 3 सवाल हम करेंगे ना, मैं गारंटी देता हूं इतना डिटेल में आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा। लास्ट के 3 सवाल सारे कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर कर देंगे कि सर ये तो आपने थिन शीट मानी, अगर शीट की थिकनेस हुई तो सर अगर हमको विड्थ दे दी गई तो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर मेरे पास शीट इस तरीके से है और इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो क्या है। अगर मेरे पास शीट इस तरीके से, इसकी विड्थ मुझे गिवन में है, इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो किस तरीके से निकालेंगे। सारे सवाल हम आज के लेक्चर में कंप्लीटली देखने वाले हैं। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू और ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बेसिस पे कुछ सवाल सॉल्व करते हैं। क्या बोला है, सवाल को समझने की कोशिश करेंगे कि मेरे पास एक पूरी डिस्क थी और उसके अंदर से एक स्मॉल आर रेडियस की डिस्क मैंने बाहर निकाल ली, तो ये जो बचा हुआ शेप हमारे पास है, इसकी वजह से सेंटर से x डिस्टेंस दूर जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालनी है। तो अगर आप चाहो तो इसका एक तरीका ये हो सकता है कि जैसा हमने जो पूरी डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, एग्जैक्टली सेम डेरिवेशन आप इसके लिए भी कर सकते हो। बस यहाँ पे जो लिमिट पिछले केस में हमने ली थी 0 से लेके कैपिटल R तक, अब आप लोगे स्मॉल r से लेके कैपिटल R तक। क्यों? क्योंकि यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है ये है स्मॉल r, और ये जो कंप्लीट रेडियस है, कंप्लीट जो डिस्क थी हमारे पास, उसकी रेडियस हमारे पास है कैपिटल R। तो इसके बारे में क्या क्या बातें गिवन में है, इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है सिग्मा और इसकी जो रेडियस है वो है कैपिटल R। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। अच्छा, ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा और रेडियस आ रही है, ये पूरी डिस्क की है जब हमने निकाला नहीं था। निकालने के बाद तो हो सकता है कुछ चेंजेस हमारे पास देखने को मिले। अब एक तो तरीका यह है कि स्मॉल r से लेके कैपिटल R तक आप इसको इंटीग्रेट कर दो और चीजों को सॉल्व कर लो। दूसरा तरीका क्या है, जो कि हम अक्सर सेंटर ऑफ मास के अंदर भी यूज करते हैं, वो ये है कि ये मेरे पास एक कंप्लीट डिस्क, ठीक है, प्लस इसके अंदर से मैंने एक डिस्क बाहर निकाल ली। बात समझ आई कि एक कंप्लीट डिस्क और उसके अंदर से मैंने एक डिस्क को बाहर निकाल लिया। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बनेगा क्या वो यही होगा। कैसे? जो हमने कंप्लीट डिस्क ली वो ली सिग्मा और जो डिस्क बाहर निकाली उसको लिखा माइनस सिग्मा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो पूरी डिस्क थी जिसके अंदर से हमने कुछ हिस्सा बाहर निकाल लिया, यहां पे हमने सिग्मा भी रखा और माइनस सिग्मा भी रखा। जैसे प्लस सिग्मा रखा
तो ये पूरी डिस्क बन गई और माइनस सिग्मा की वजह से एक डिस्क और बन गई। इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से जो यहां से x डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से की वजह से भी सेम ही होगी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो इसकी वजह से लेट्स से इसको मैंने बोला फर्स्ट और इसको मैंने बोला सेकंड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिग्मा ये कितनी होगी? बेसिकली ये तो पूरी एक डिस्क ही है हमारे पास, तो ये हो जाएगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x बाय रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस माइनस सिग्मा की वजह से माइनस सिग्मा लिख लो या फिर यहां पे माइनस लिख लो, यस और नो, माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। दिस वुड बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप चाहो तो इस तरीके से चीजों को सोच सकते हो, समझ सकते हो। जब भी कोई एक सेम सिमिलर शेप बाहर निकाल लिया जाए तो वहां पे प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा रख के चीजों को सोच सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? क्या बोला है कि मेरे पास एक इनफाइनाइट शीट है। कैसे? ये जो शीट है ये इस तरीके से इनफाइनाइट की ओर जा रही है, इधर से भी और इस तरीके से भी। तो ये जो शीट है थिन शीट है, इसके अंदर से मैंने एक डिस्क को बाहर निकाल लिया, तो जो बचा हुआ हिस्सा हमारे पास बचा उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे बतानी है इसके सेंटर से r/√3 डिस्टेंस आगे। तो सिंपल सा फंडा, मैं क्या करूंगा, इसको दो हिस्सों में तोड़ लूंगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि मैंने क्या किया कि ये जो खाली पोर्शन है इस पे सिग्मा रखा और माइनस सिग्मा रखा, है ना, अणा खाली। तो प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा अगेन मेरे पास बनके 0 ही बनेगा। प्लस सिग्मा जब रखूंगा तो ये पूरी एक मेरे पास डिस्क बन जाएगी। इसकी वजह से इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? यस और नो? बिल्कुल सही बात, वो होगी इस डायरेक्शन में। फिर एक डिस्क है जिसकी रेडियस मेरे पास r है और यहां से r/√3 डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। और लेट्स से इसको मैंने बोला E2, क्यों? क्योंकि ये जो है ये हमारे पास माइनस सिग्मा है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये अगर सिग्मा है तो ये तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता ही नहीं है, तो ये हो जाएगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारे पास डिस्क है, इसको पॉजिटिव माना तो ये डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। थीटा क्या होता है? यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, इसको हमने थीटा बोला। तो अगर आप गौर से देखो कॉस थीटा थोड़ी देर बाद में निकालेंगे, यहां पे मेरे पास परपेंडिकुलर, यहां पे हमारे पास बेस, तो टेन थीटा हमारे पास कितना है? r डिवाइडेड बाय r/√3 विच इज √3, तो थीटा हमारे पास हो जाएगा 60 डिग्री। यस और नो? थीटा हमारे पास हो गया 60 डिग्री, तो यहां पे 1 माइनस कॉस थीटा कॉस 60 डिग्री विच इज 1/2, तो ये कितना हो जाएगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस 1 माइनस 1/2 इज 1/2, सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, इट विल बी इक्वल्स टू सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या बोला है सवाल को बिल्कुल आराम से समझने की कोशिश करेंगे। ये आपके जो थिन शीट है, थिक शीट है, किस तरीके से शीट का स्ट्रक्चर चेंज करने पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगी, उसके रिगार्डिंग जो सवाल बनते हैं वो ये सवाल है स्टार्टिंग। अब जो 3 सवाल आने वाले हैं, एक ये, दूसरा ये और एक और सवाल, ये आपके सारे कंफ्यूजन को दूर कर देगा कि अगर मेरे पास शीट थिन नहीं होती तो क्या होता, इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और कैसे निकाल सकते हैं, किस तरीके से मेरे पास इनफाइनाइट शीट है, इन सारे कंफ्यूजन को बिल्कुल दूर कर देंगे ये 3 सवाल आपके। तो बिल्कुल इत्मीनान से सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। क्या बोला है सवाल हमारे पास कि थिन इनफाइनाइट शीट ऑफ विड्थ W कंटेन्स यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा। सबसे पहली बात क्या बोली है? थिन इनफाइनाइट शीट। थिन का मतलब क्या हुआ
कि उसकी थिकनेस बहुत कम है, ऑफ विड्थ W, विड्थ कितनी है W, कंटेन्स यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट फॉलोइंग पॉइंट्स। अब सवाल को जरा गौर से समझेंगे कि मेरे पास इस तरीके की कोई शीट है जिसकी थिकनेस बहुत कम है। अगर आप गौर से देखो तो जिसकी थिकनेस बहुत कम है, आपके मन में आ रहा होगा सर थिकनेस बेसिकली अगर शीट है और इस तरीके की कोई शीट है तो आपने सिग्मा क्यों डिफाइन किया, आपने रो डिफाइन क्यों नहीं किया? वो इसीलिए डिफाइन नहीं किया क्योंकि हमको बोल रखा है थिन। थिन बोले तो ये बहुत कम है, तो इसके ऊपर कोई चार्ज हमारे पास है ही नहीं। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो इसके ऊपर चार्ज नहीं है, मतलब चार्ज एक एरिया के ऊपर है, और अगर चार्ज एक एरिया के ऊपर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम डिफाइन करेंगे सिग्मा। यस और नो? बिल्कुल सही बात। अब बात को जरा गौर से समझेंगे। ये थिन शीट है, इसकी जो विड्थ है वो है W, और इसकी जो लेंथ है वो इनफाइनाइट को जा रही है, तो इसको भी हम इनफाइनाइट शीट ही बोलेंगे। यस और नो? बिल्कुल सही बात। अब बात को जरा गौर से समझेंगे। सर लेंथ इनफाइनाइट पे जा रही है, इसका मतलब ये कि बहुत 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 ज्यादा, इसका मतलब ये है कि विड्थ के कंपैरिजन में लेंथ बहुत ज्यादा है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ठीक है, ठीक है भैया, तो ये चीज हुई। अब पहला सवाल हमारे पास क्या है? Find electric field intensity at a point which lies in the same plane at a distance d from one of its edge। कहने का मतलब क्या हुआ, ये कुछ इस तरीके से थी, मैंने इसको आपको ये वाला एंगल दिखा रहा हूं। अब क्या है कि एक एज से d डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है, इस शीट की वजह से इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। सवाल समझ में आया? थिकनेस बहुत कम, विड्थ W और लेंथ है लेकिन विड्थ के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, इसीलिए हमने इसको बोला इनफाइनाइट शीट। ठीक है, तो बहुत ज्यादा है इसीलिए इनफाइनाइट शीट बोला। तो इसी प्लेन के अंदर एक पॉइंट P है जो कि एक एज से d डिस्टेंस दूर है, तो इस शीट की वजह से इस पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। दूसरे क्वेश्चन पे थोड़ी देर बाद में आएंगे, अभी इसको सॉल्व करते हैं। चलिए भैया, तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक शीट बनाते हैं। तो लेट्स से हमारे पास कुछ इस तरीके से शीट है, और यहां से d डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है P, और इसकी जो विड्थ है वो है W। इस P पॉइंट के ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, और लेट्स से इसकी जो लेंथ है वो लेंथ है L। यस और नो? बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू W, लेकिन कुछ ना कुछ लेंथ तो होगी, तो वो लेंथ हमने मानी L। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। अब अगर आप गौर से देखो तो ये वाला जो हिस्सा है ये इस पॉइंट से कुछ अलग डिस्टेंस पे है, ये वाला हिस्सा अलग डिस्टेंस पे है, ये वाला हिस्सा अलग डिस्टेंस पे है, और ये वाला हिस्सा कुछ अलग डिस्टेंस पे है। तो अलग अलग हिस्सा अलग अलग डिस्टेंस पे है, तो हमको एलिमेंट मानना पड़ेगा। एलिमेंट किस तरीके से मानेंगे कि किसके रिपीटेटिव कॉम्बिनेशन से ये पूरी शीट बन जाए। इसकी थिकनेस बहुत कम है, थिकनेस कहाँ आएगी, ऐसे आएगी, थिकनेस बहुत कम है। तो क्या मैं इस पूरी शीट को छोटे छोटे वायर्स की फॉर्म में तोड़ सकता हूं क्या? अगर मैं एक पतला सा वायर लूं और इसको ऐसे 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 अरेंज करूं तो क्या पूरी शीट बन जाएगी? बिल्कुल बन जाएगी। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं कि मैंने क्या किया कि एक एलिमेंट माना, क्या किया, इस पॉइंट से x डिस्टेंस दूर जाकर dx का एक एलिमेंट माना, और लेट्स से ये जो एलिमेंट माना इसके ऊपर जो चार्ज है वो है लेट्स से Q या फिर dq कह लो। इसके ऊपर जो चार्ज है वो है dq। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। अब इस dq को मैं दो तरीके से लिख सकता हूं, एक सिग्मा की फॉर्म में और एक इसका लेट्स से लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो है लैम्डा, लैम्डा की फॉर्म में। सिग्मा की फॉर्म में कैसे लिखूंगा, सिग्मा इनटू इसका एरिया, इसका एरिया कितना है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ विच इज L इनटू dx,
और इसी चीज को एक और तरीके से मैं लिख सकता हूं, लैम्डा इंटू इसकी लेंथ, यस और नो। तो लैम्डा इंटू इसकी लेंथ l, तो ये l से ये l गया, तो लैम्डा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी सिग्मा dx। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ठीक है भैया, अब सब चीज भूल जाओ। एक मेरे पास वायर है, इससे x डिस्टेंस दूर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? ये इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली ये एक तरीके से इनफाइनाइट वायर हो गया। इनफाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 2k लैम्डा बाय r। क्यों? क्योंकि θ1 और θ2 90 डिग्री हो जाता है, sin 90 प्लस sin 90 2 बनता है, तो 2k लैम्डा बाय r और डायरेक्शन होगा ये, और ये होगी 2k लैम्डा बाय r, और यहां पे r कितना है? x। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो मेरे पास जो DE निकल के आई, ये निकल के आई 2k लैम्डा बाय x। अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही मेरे पास एलिमेंट होगा, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट को मैं इस तरीके से अरेंज करूंगा और सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में आएगी। तो इस पूरी शीट को छोटे छोटी एलिमेंटल वायर के अंदर तोड़ना और तोड़ के जोड़ना मतलब इंटीग्रेशन करना, यस और नो। सबसे पहला एलिमेंट मानूंगा x इक्वल्स टू डी पे, और जो सबसे लास्ट एलिमेंट मानूंगा x इक्वल्स टू डी प्लस डब्ल्यू के ऊपर। तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब क्योंकि ये लैम्डा मैंने माना है ना, सवाल के अंदर क्या गिवन में था? सवाल के अंदर सिग्मा गिवन में था, तो लैम्डा को आपको सिग्मा के टर्म में लिखना पड़ेगा। तो 2k सिग्मा dx डिवाइडेड बाय x इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? अच्छा ये तो चलो डी लिख लेते हैं। अगर मुझे e लिखना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो 2 बाहर, k बाहर, सिग्मा बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x कहां से कहां तक? x की वैल्यू सबसे पहला एलिमेंट मानूंगा x इक्वल्स टू डी पे, और जो लास्ट एलिमेंट मानूंगा वो मानूंगा d प्लस w के ऊपर। तो ये कितना हो जाएगा? 2k सिग्मा dx बाय x, बोले 1 बाय x का इंटीग्रेशन ln x होता है, ln x d से लेके d प्लस डब्ल्यू। अपर लिमिट पुट करूंगा तो ln d प्लस डब्ल्यू, लोअर लिमिट पुट करूंगा तो माइनस ln d। log m माइनस log m क्या बनता है? log m बाय n। तो ये क्या बनेगा? 2k सिग्मा ln d प्लस डब्ल्यू डिवाइडेड बाय d। दिस वुड बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। याद नहीं करना है, बस समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से हमने इसको निकाला। तो ओवरऑल फंडा क्या रहा? थिन शीट, W विड्थ, सेम प्लेन के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इतनी आएगी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू। अब आते हैं दूसरे केस के ऊपर। अगेन थिन शीट, विड्थ W, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा। अब जो पॉइंट है वो कैसा है? अ पॉइंट विच इज ऑन द सिमेट्रिक प्लेन ऑफ शीट एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस d फ्रॉम इट। कहने का मतलब क्या हुआ? अब जो पॉइंट है वो कुछ इस तरीके से है कि शीट कुछ ऐसे है और इसके सेंटर से d डिस्टेंस दूर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। प्लेन ऐसे, और ये जो प्लेन जा रहा है, इसके सिमेट्रिक जो प्लेन जा रहा है, इसके सेंटर से d डिस्टेंस दूर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास होगी। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। तो हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर, ये शीट हमने ली, इसकी विड्थ है मेरे पास W, और इसके सेंटर से एक सिमेट्रिक प्लेन जा रहा है और इसके सेंटर से d डिस्टेंस दूर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। तो हम क्या करेंगे, अगेन मेरे पास कॉम्बिनेशन तो वही बनेगा, और अगर कॉम्बिनेशन वही बनेगा तो एलिमेंट भी हम उसी तरीके से मानेंगे। एक छोटी सी
हमने एलिमेंटल स्ट्रिप मानी जिसके ऊपर जो चार्ज होगा वो होगा कुछ इस तरीके से। अब ये जो पॉइंट है, लेट्स से यहां से हमने x डिस्टेंस दूर जाके dx का एक एलिमेंट माना। अब ये जो एलिमेंट माना, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा dE, यस और नो? क्यों? क्योंकि इस तरीके से हम चीजों को सोचेंगे और समझेंगे। अब ये डिस्टेंस मेरे पास x है तो अपन इसको थोड़ा ढंग से बनाना पड़ेगा इसको। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा। ये डिस्टेंस मेरे पास x है और ये डिस्टेंस अगर d है तो क्या ये d स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी dE ये होगी 2k लैम्डा बाय r, यस और नो? 2k लैम्डा बाय r बोले तो 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस कितना है, रूट ऑफ d स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। सिमिलरली अगर मैं एक और स्ट्रिप इस डायरेक्शन में मानता हूं, इस तरफ, यहां से x डिस्टेंस दूर, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा, यस और नो? कुछ इस तरीके से। और ये dE भी मेरे पास सेम ही आएगी 2k लैम्डा बाय रूट ऑफ d स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यस और नो? अगर मैं इस एंगल को थीटा बोल रहा हूं तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा? तो इस तरफ आएगी dE cos थीटा और इसकी वजह से भी dE cos थीटा, इस तरफ आएगी dE sin थीटा और इस तरफ भी मेरे पास आएगी dE sin थीटा। तो इससे ये हमारे पास कट जाएगा। तो ओवरऑल जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी 2dE cos थीटा। तो ओवरऑल जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी इंटीग्रेशन ऑफ 2dE cos थीटा। अब जब मैंने लिखा 2dE cos थीटा तो जो लिमिट लगाऊंगा वो लगाऊंगा 0 से लेके कहां तक, W/2 तक। तो जो लिमिट आएगी वो आएगी 0 से लेके W/2 तक। इसके अंदर इस तरफ वाली भी आ गई और इस तरफ वाली भी मेरे पास आ गई। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। 2dE कितना है, 2k लैम्डा। लैम्डा को मैं क्या लिख सकता हूं, सिग्मा इंटू dx, सिग्मा इंटू dx, 2k लैम्डा हो गया, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ d स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है d, डिवाइडेड बाय d स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से लेके W/2 तक। तो चलिए क्या क्या इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, 4 बाहर, k बाहर, सिग्मा बाहर और d बाहर। इंटीग्रेशन ऑफ, कुछ रहा तो नहीं, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/d स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx 0 से लेके W/2। अब चूंकि मैं x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूं तो 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो यहां पे मेरे पास k को अगर मैं लिखता हूं 4, k को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा d, 1/a, तो इसको क्या लिखूंगा, 1/a की जगह क्या है d, tan इनवर्स x/a, x कितना है, x तो x ही है, डिवाइडेड बाय d, कहां से कहां तक, 0 से लेके W/2 तक। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू।
चलिए ये 4 से ये 4 गया और सिग्मा डी, डी से डी गया, ये डी से ये डी गया, सिग्मा बाय पाई एप्सिलॉन नॉट tan इनवर्स W पुट करूंगा तो W बाय 2D माइनस tan inverse 0 would be 0. I hope this thing is clear to you. So this would be my electric field. ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी कि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो ये आएगी। अब अगर आप गौर से देखो तो इस केस में, इसी केस में इफ W टेंड्स टू इनफाइनाइट, कहने का मतलब अगर मैं इसकी जो विड्थ है, इसकी लेंथ तो बहुत ज्यादा है ही सही, इसकी जो विड्थ है इसको भी इनफाइनाइट कर दूं तो क्या ये मेरे पास इनफाइनाइट शीट बन जाएगी? इनफाइनाइट शीट बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी। और इनफाइनाइट शीट बन जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? सिग्मा बाय पाई एप्सिलॉन नॉट tan इनवर्स, W इनफाइनाइट हो गया तो tan इनवर्स इनफाइनाइट, tan इनवर्स इनफाइनाइट कितना होता है? पाई बाय 2, सिग्मा बाय पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू पाई बाय 2। तो ये पाई से ये पाई गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास अगेन आ गई सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो इस तरीके से भी आप चीजों को सोच सकते हो और समझ सकते हो। बात चमकी? बिल्कुल चमकी होगी। एक एक चीज हमने डिटेल में डिस्कस की है कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हमारे पास होगी। मेन फॉर्मूला हमारे पास यही है, यही आपको याद रखना है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, एक और बात जो मैं स्टार्टिंग में भी बताना भूल गया था, आप चाहो तो यहां पे भी लिख सकते हो। कहां पे? डिस्क के बाद यहां पे। हाँ, ये जो शीट है ये नॉन कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग जब हम कंडक्टर्स पढ़ेंगे तब उनकी बात करेंगे। नॉन कंडक्टिंग का मतलब जहां पे हमने चार्ज रखा वहीं पे रखा रह गया, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। ये बात हमने बिल्कुल इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि अगर मैं कोई चार्ज किसी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को देता हूं, इंसुलेटर को देता हूं, तो जहां पे चार्ज रखेंगे वो वहीं पे रखा रहेगा। लेकिन अगर मैं कंडक्टर्स को चार्ज देता हूं तो वो सरफेस के ऊपर रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सरफेस के ऊपर आ जाएगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो ये हमने नॉन कंडक्टिंग शीट को इस तरीके से समझा। तो ये जो सारी शीट्स हमने पढ़ रहे हैं ये हमारे पास नॉन कंडक्टिंग शीट्स है। आई होप दीज ऑल थिंग्स आर क्लियर टू। ये हो गया और ये वाली बात हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। चलो अब बात को जरा गौर से समझो कि ओवरऑल हमने क्या बात पढ़ी। ओवरऑल हमने ये बात पढ़ी कि अगर मेरे पास थिन शीट है, लेट्स से पॉजिटिवली चार्ज है, अगर मेरे पास कोई थिन शीट है इस तरीके से और पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसकी वजह से किसी भी पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एंड दिस शीट शुड बी नॉन कंडक्टिंग। अब बात को जरा गौर से समझो कि थिन शीट है, नॉन कंडक्टिंग है, तो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो आई सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। लेट्स से ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये ऐसे इस तरीके से आपको दिख रही है, ये इसका फ्रंट एंड है। ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसको मैंने ए बोला और इसके ऊपर जो टोटल चार्ज है वो है क्यू। ए क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया, और जो टोटल चार्ज है Q इज टोटल चार्ज ऑन शीट।
तो क्या मैं इसको Q बाय 2a एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप चीजों को सोच सकते हो और समझ सकते हो। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर आपने इसको Q चार्ज दिया, मान लिया हमने आपने इसको Q चार्ज दिया, लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी है, कैसा जरूरी नहीं है कि सारा चार्ज इसी भले ही थिन शीट है, भले ही थिन शीट है, लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी है कि सारा चार्ज इसी तरफ आया हो, एक ही साइड आया हो। कुछ चार्ज हो सकता है उस तरफ भी आया हो। बात समझ आई? भले ही थिन शीट है, हो सकता है लेट्स से Q चार्ज है तो Q/3 चार्ज इस तरफ आ गया और 2Q/3 चार्ज उस तरफ आ गया। तो क्या इस मतलब बेसिकली जो भी चार्ज आपने दिया, ऐसा आपने तो बोला नहीं कि एक ही तरफ दिया है, हो सकता है कुछ चार्ज आपने इस तरफ दिया, कुछ चार्ज इस तरफ दिया। तो इसका आंसर है कि भले ही मैंने ये बात नहीं बोली कि सारा चार्ज एक तरफ दिया है, हो सकता है मैं भी ये बात बोल रहा हूं कि हो सकता है कुछ चार्ज इस तरफ आया हो, कुछ चार्ज इस तरफ आया हो, लेकिन उससे इसके आंसर के ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा समझ लेते हैं। लेट्स से मैंने इसको चार्ज दिया Q, क्या चार्ज दिया? Q चार्ज दिया। भले ही ये पतली शीट है, दिखाने के लिए बड़ी बना रहा हूं। लेट्स से इस तरफ चार्ज आया कितना? Q1 बोल लो। इस तरफ चार्ज आया Q1 और इस तरफ चार्ज आया मेरे पास Q2, और मैं ये बात बोल सकता हूं कि Q1 प्लस Q2 इट इज इक्वल्स टू Q। अब ये बात तो हमको पता है कि इस प्लेट के ऊपर चार्ज है Q1, मतलब इस तरफ चार्ज है Q1, इस तरफ है चार्ज Q2। कोई एक पॉइंट ले लो, इसके ऊपर इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी Q1 डिवाइडेड बाय 2 इसका एरिया इनटू एप्सिलॉन नॉट। यस और नो? इधर वाली साइड की वजह से अगेन मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी Q2 डिवाइडेड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि इसका एरिया और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया तो मेरे पास सेम ही है। तो ओवरऑल मैं क्या बात बोल सकता हूं कि इस तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी Q डिवाइडेड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। अब बात को जरा गौर से समझो। Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q, तो अगर मैं इसको a से डिवाइड कर दूं, इसको भी a से डिवाइड कर दूं, तो इसको भी करना पड़ेगा। तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 इट इज इक्वल टू सिग्मा। तो अगर अगेन आप गौर से समझो कि इस तरफ का जो सिग्मा है वो है सिग्मा 1, इस तरफ का जो सिग्मा है वो है सिग्मा 2, और सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 विल बी सिग्मा। तो अगेन सारी चीजें हमारे पास सेम ही आ जाएगी। तो इस तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आई होप दीज ऑल थिंग्स आर क्लियर टू यू। चमकी बात के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। चमकी बात, किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है कमेंट सेक्शन के अंदर। याद रखना, यही चीज जब कंडक्टिंग हो जाएगी तो हो सकता है किसी ना किसी फॉर्म में आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आए, वहां पे उस तरीके से सोचेंगे, है ना? ठीक है, बात समझ आई? चलिए तो ठीक है, इसके बेसिस पे एक सवाल सॉल्व करते हैं। क्या सवाल है, सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। क्या बोला है? 3 large non-conducting parallel sheets are placed at a finite distance from each other as shown in figure. Find out electric field at points A, B, C and D. A पॉइंट कहां पे है? यहां पे है, B यहां पे है, C यहां पे है और D यहां पे है। इन चारों पॉइंट्स के ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और इन चारों का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया, इन तीनों प्लेट्स जो है इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो है A। ठीक है भैया, निकाल लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। चलिए सबसे पहले A के ऊपर बात करते हैं। A के ऊपर इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी इस डायरेक्शन में, और मैग्नीट्यूड कितना होगा? Q बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी इस डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड कितना होगा? -2q डिवाइडेड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी इस डायरेक्शन में। तो ये कितना होगा? 3q डिवाइडेड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ठीक है भैया, तो ओवरऑल मैं क्या बात बोल सकता हूं
q प्लस 3q विल बी 4q, 4q माइनस 2q विल बी 2q। तो इस डायरेक्शन में अच्छा, जब आपने डायरेक्शन लिख दिया तो ये माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। तो ओवरऑल मेरे पास कितना आ जाएगा, 2q डिवाइडेड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट विच इज q डिवाइडेड बाय a एप्सिलॉन नॉट। दिस वुड बी द इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शन मेरे पास ये होगा। डी पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। डी पॉइंट के ऊपर अगर मैं बात करूं तो इसकी वजह से इस तरफ 3q, इसकी वजह से इस तरफ तो माइनस 2q, और इसकी वजह से इस तरफ तो प्लस q डिवाइडेड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। तो ओवरऑल मेरे पास आ जाएगी 2q डिवाइडेड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल्स टू q बाय a एप्सिलॉन नॉट। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। तो ओवरऑल मैं क्या बात बोल सकता हूं कि अगर आप किसी आउटसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो और अगर सबका एरिया आपके पास सेम है तो तीनों चार्ज को ऐड कर दो और जो नेट चार्ज आ रहा है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। नेट चार्ज कितना आया, 3q प्लस q, 4q माइनस 2q 2q। तो 2q डिवाइडेड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, और पॉजिटिव है तो इस तरफ और इस तरफ भी 2q डिवाइडेड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट और पॉजिटिव है तो इस डायरेक्शन में। अंदर वाले पॉइंट के लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब अंदर वाले पॉइंट के ऊपर आते हैं। अंदर वाले पॉइंट के लिए इसकी वजह से इस तरफ कितना, q डिवाइडेड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से भी इस तरफ माइनस 2q। अच्छा, माइनस लिखने की जरूरत नहीं है जब डायरेक्शन आपने लिख दिया है। माइनस 2q डिवाइडेड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से इस तरफ 3q डिवाइडेड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। 2q प्लस q विच इज 3q, 3q और 3q। तो ओवरऑल बी पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी 0। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। इनके ऊपर देखते हैं सी पॉइंट के ऊपर। इसकी वजह से इस तरफ कितना, 3q डिवाइडेड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से भी इस तरफ 2q डिवाइडेड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से इस तरफ q डिवाइडेड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। 3 प्लस 2 विल बी 5, 5 माइनस 1 वुड बी 4, तो 4 डिवाइडेड बाय 2 वुड बी 2, तो 2q डिवाइडेड बाय a एप्सिलॉन नॉट। दिस वुड बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। अंदर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि अंदर जीरो होगी, है ना। जब आएगा तब की तब देखी जाएगी। ये सारी हमारे पास नॉन कंडक्टिंग शीट्स है और उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। जो चीज आप याद रख सकते हो वो ये याद रख सकते हो कि अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट के ऊपर अगर आपको निकालना है तो सभी चार्जेस को ऐड कर दो और डायरेक्शन देख लो और उसकी वजह से जो नेट चार्ज आया उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। और आउटसाइड पॉइंट पे आप ये बात ध्यान रख सकते हो कि आउटसाइड पॉइंट पे दोनों साइड में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो हमारे पास सेम ही आएगी। बात चमकी, ठीक है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू। अब आते हैं आज के लास्ट सवाल के ऊपर। सवाल को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बोला है। अभी तक जो सवाल थे हमारे पास उनके अंदर क्या था कि ये जो थिकनेस थी ये थिकनेस नहीं गिवन में थी, जो भी चार्ज था वो सिर्फ और सिर्फ एरिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड था। अब मुझे सवाल में ये बात दे रखी है कि ये जो थिकनेस है ये है T, अब जो चार्ज है वो वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मुझसे सवाल में क्या बात बोली है, डिटरमाइन एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट। इनफाइनाइटली लार्ज का मतलब क्या हुआ कि यहां से ये इनफाइनाइट की ओर जा रही है, यहां से ये इस तरफ भी इनफाइनाइट की ओर जा रही है, लेकिन इसकी जो थिकनेस है वो है T। और आगे क्या बात बोली है, यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वॉल्यूम के अंदर एज अ फंक्शन ऑफ x फ्रॉम इट्स सिमेट्रिक प्लेन। सिमेट्रिक प्लेन का मतलब क्या हुआ कि एक बिल्कुल सेंटर के ऊपर अगर मैं प्लेन लूं, यहां से x डिस्टेंस आगे जाता हूं, तो मुझसे सवाल में ये बात पूछी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से वेरी करेगी। अब बात को जरा गौर से समझो कि x डिस्टेंस जैसे ही आगे गया तो x डिस्टेंस दो हो सकते हैं, एक तो इस जो हमने शीट मानी इसके अंदर और एक हो सकता है आउटसाइड।
यस और नो, एक शीट के अंदर और एक हो सकता है आउटसाइड। तो मैं क्या करूंगा, दो केसेस लूंगा। सबसे पहला जो केस लूंगा वो लूंगा शीट के अंदर ही। तो सबसे पहला केस मैंने क्या किया, इसको हम फ्रंट से देखते हैं। फ्रंट से अगर मैं देखूं तो सबसे पहला केस जो x हमने माना वो इसके अंदर ही माना, यस और नो, इसके अंदर हमने इसको इस तरीके से चीजों को समझा। अब बात को जरा गौर से समझो कि अगर ये x है तो क्या मैं इस शीट को दो हिस्सों में तोड़ सकता हूं क्या? कौन कौन से दो हिस्से? एक तो ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा। अगर इस वाले हिस्से की बात करूं तो इसकी विड्थ होगी t/2 प्लस एक्स, और इसकी बात करूं तो इसकी विड्थ होगी कितनी, t/2 माइनस एक्स। बेसिकली ये जो विड्थ थी इसको मैंने दो हिस्सों में तोड़ लिया, t/2 प्लस एक्स और t/2 माइनस एक्स, यस और नो। अब अगर मुझे इस पॉइंट के ऊपर, बेसिकली इन दोनों के बीच में जो पॉइंट है उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है तो इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, क्योंकि ये बड़ा है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास इस तरफ आएगी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। अब बात को जरा गौर से समझो कि क्या मैं इस पूरी शीट को, क्या मैं इस पूरी शीट को ऐसे समझ सकता हूं क्या कि बहुत बारीक 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 शीट्स हैं और उनकी उन बारीक बारीक बहुत थिन 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 जो शीट्स हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर निकाल लूं तो क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस थिक शीट की वजह से भी मेरे पास सेम ही होगी और सबका डायरेक्शन ये ही होगा, यस और नो। अब बात को जरा गौर से समझो कि एक बारीक सी शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो आती है Q डिवाइडेड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। ए क्या है, ए लेट्स से इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, हमको ये बात पता है। अब इस Q को मैं कैसे लिख सकता हूं, Q बेसिकली वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में मुझे लिखना है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी Q क्या होगा, डेंसिटी इनटू इसका वॉल्यूम। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि रो इनटू इसका एरिया A इनटू इसके थिकनेस, थिकनेस कितनी है t/2 प्लस एक्स। यस और नो, डिवाइडेड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। तो इस a से ये a गया तो ओवरऑल इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो आई रो t/2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यस और नो, बिल्कुल सही बात। अब ये और ये सेम ही तो है, इसको भी छोटे छोटे हिस्सों में हम तोड़ सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी इस डायरेक्शन में और उसकी वैल्यू कितनी होगी, रो t/2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यस और नो। तो ओवरऑल जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी इस डायरेक्शन में, मतलब यहीं पे ये, इसको मैं इस तरह बना रहा हूं इस डायरेक्शन में, और वो कितनी आएगी, रो बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो कॉमन आ गया, t/2 प्लस एक्स माइनस t/2 माइनस एक्स, यस और नो, t/2 प्लस एक्स माइनस t/2 प्लस एक्स। अरे भैया यहाँ पे माइनस है तो इस पूरे के ऊपर माइनस आएगा तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो t/2 से t/2 गया तो रो बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू 2x आएगा, तो रो x बाय एप्सिलॉन नॉट। तो समझ में ये आया कि यहां से अगर मैं x डिस्टेंस आगे जाता हूं तो अंदर की तरफ तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x से। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। अब पीछे की तरफ जाऊंगा तो भी मेरे पास सेम ही केस रहेगा, यस और नो, बिल्कुल सही बात। अब जो दूसरा होगा, दूसरा जो x होगा वो होगा आउटसाइड दिस शीट। तो अगर मैं कोई एक आउटसाइड पॉइंट बनाता हूं, आउटसाइड पॉइंट लेट्स से, उसके लिए तो ये कंप्लीट थिकनेस और ये पॉइंट रहेगा।
अगेन इसको छोटी छोटी शीट्स के अंदर तोड़ूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस डायरेक्शन में, Q डिवाइडेड बाय 2A एप्सिलॉन नॉट। Q को मैं क्या लिख सकता हूं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, रो इंटू वॉल्यूम बोले तो A इंटू इसकी थिकनेस T डिवाइडेड बाय 2A एप्सिलॉन नॉट, इससे ये गया, इट इज इक्वल्स टू रो T डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये हमारे पास कैसी आती है, कांस्टेंट आती है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो अगर आपको ये बात पूछी गई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाओ, तो यहां से ये इस तरीके से बनेगा और ये कहां तक, x इज इक्वल्स टू टी बाई 2 तक, और उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा। अगर कोई ये बात पूछ ले कि अगर मैं इसको थीटा बोल रहा हूं तो tan थीटा मेरे पास कितना होगा, इक्वेशन देखो क्या आई थी, रो एक्स डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू रो एक्स डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स, तो m क्या हो जाएगा, रो बाय एप्सिलॉन नॉट। तो tan थीटा मेरे पास आ जाएगा रो बाय एप्सिलॉन नॉट। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। तो अगर मेरे पास थिकनेस आती है तो अंदर जैसे ही सिमेट्रिक प्लेन से बाहर की तरफ जाने लगूंगा तो अंदर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, जैसे ही प्लेन से बाहर आऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास कांस्टेंट हो जाएगी। और सेम सिनेरियो इस तरफ भी आएगा। तो आप चाहो तो इसको थोड़ा और आगे बढ़ा के इस तरीके से भी सोच सकते हो और समझ सकते हो। आई होप These all questions are clear to you। आपको कहीं पे भी कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हमने पढ़ा थिन शीट, थिन इनफाइनाइट शीट, इस तरफ से भी इनफाइनाइट, ऊपर से भी इनफाइनाइट, उसकी वजह से बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर मेरे पास विड्थ W गिवन में है और थिन शीट जो है वो थिन ही है, तो इसी प्लेन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि शीट तो मेरे पास थिन ही है, विड्थ W ही है, इसी प्लेन में सेंट्रल प्लेन से d डिस्टेंस दूर जाके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। और लास्ट में हमने पढ़ा कि ये जो शीट है ये थिन नहीं है, इसकी कुछ थिकनेस है T, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करती है, अंदर की तरफ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जैसे ही बाहर आते हैं तो अगेन मेरे पास कांस्टेंट हो जाती है। तो आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हो कि बाहर अगर मेरे पास शीट थिन नहीं है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो रो T डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आएगी, और जो कि मेरे पास एक कांस्टेंट है। आई होप दीज ऑल क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू। ओके, तो आज के लिए इतना ही। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।